वेलकम टू टैक्योन। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने सेगमेंट फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने फ्लूइड स्टैटिक्स किया है और अब हम कर रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स में लास्ट क्लास में हमने देखा है हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आइडियल फ्लूइड क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है। बर्नौलीज प्रिंसिपल का मैंने पूरा डिराइवेशन किया है, आप उसको देखे जाकर। अब आगे की बात करते हैं, समझते हैं उसको डिटेल में। बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो इक्वेशन आया था उसको पीएचडी करते हैं उसके ऊपर। आइए देखिए, तो मान लीजिए हम मतलब हमारे पास इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम का क्या आया था, यही तो आया था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू क्या आया था, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यही तो इक्वेशन आया था, है ना। इससे क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। अब ये पी के बारे में मैंने बताया था, ये क्या है पी, है ना। अब ये ध्यान से देखो तो इसका सोर्स इक्वेशन अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मैंने बताया था इसका सोर्स इक्वेशन क्या है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। तो पी डी वी प्लस ये इक्वेशन था हाफ डी एम वी स्क्वायर प्लस डी एम जी एच इज कांस्टेंट। ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताया मैंने। ये इसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये तो डायरेक्ट प्रेशर एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम तो है ही नहीं है। ये वाला प्रेशर एनर्जी, इसको कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और इस चीज को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से। तो इस चीज को जब वॉल्यूम से डिवाइड किया तो क्या बन जाता है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये वाली चीज क्या हो गई, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या हो गया, हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड रो जी एच मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। आओ इस पे हम लोग बात करते हैं। देखो इसमें इक्वेशंस होते हैं बर्नौलीज थ्योरम के, तीन डिफरेंट वेराइटीज है। देख बेटा, बर्नौलीज थ्योरम आप अगर देखें तो अपना बेस देखो, तीन इक्वेशन इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है पर यूनिट वॉल्यूम जो आपने देख लिया है, एक होता है पर यूनिट मास, और एक होता है पर यूनिट वेट। इन तीनों इक्वेशन को आपको आना चाहिए। अच्छा, आपका बेस इक्वेशन क्या है, पीडीवी प्लस हाफ डीएम वी स्क्वायर प्लस डीएम जी एच। हालांकि मैंने सब में वो लिखा है, देखो नाउ बेस इक्वेशन क्या है, पीडीवी प्लस दिस। पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो ये अपना बर्नौलीज इक्वेशन, इसको हमने देख लिया। अब देख पर यूनिट मास करना है, तो बेस इक्वेशन क्या था बेटा, पीडीवी प्लस हाफ डीएम वी स्क्वायर। इन इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, डीएम से, तो क्या हो जाएगा, ये पर यूनिट मास हो जाएगा। तो जैसे ही डीएम से डिवाइड करेंगे देखिए ये आएगा, क्योंकि डीएम बाई डीवी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, पी बाई रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच। आप देख लीजिएगा डीएम से डिवाइड करके। अब पर यूनिट वेट मतलब पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, मतलब डीएमजी से डिवाइड करो बेस इक्वेशन को। तो बेस इक्वेशन क्या है अपना, ये है बेस इक्वेशन, इसको डीएमजी से डिवाइड करो तो आपको दिखेगा यहाँ पे आता हुआ पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस एच इज सी। ये कौन सा इक्वेशन है, ये है पर यूनिट वेट बर्नौलीज इक्वेशन। ये कौन सा, पर यूनिट मास बर्नौलीज इक्वेशन। ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम बर्नौलीज इक्वेशन। किसी एग्जाम में ये इक्वेशन में से शायद ये वाला ना दे, ये वाला दे दे, तो तुम डरना मत, ये भी बर्नौलीज इक्वेशन ही है, बट इस बार ये बर्नौलीज इक्वेशन पर यूनिट मास है। अगर ये दे दे तभी नहीं डरना है, ये पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड है। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर थ्री डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वेट। ठीक, आगे की बात करते हैं। देखो इसमें समझते हैं चीजों को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। ये बर्नौलीज थ्योरम जो है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक हॉरिजेंटल पाइप है, अब इसको विजुलाइज करते हैं। मान लो ये हॉरिजेंटल पाइप है, हॉरिजेंटल पाइप में लिक्विड फ्लो कर रही है ऐसे, समझना है। हॉरिजेंटल पाइप में लिक्विड ऐसे फ्लो कर रही है। अब ध्यान से देखो, तो लिक्विड फ्लो कर रही है, तो दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और हाइट h है। यहाँ भी, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और यहाँ हाइट h। ठीक, अच्छा यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी A1 पे देखना, लिक्विड की वेलोसिटी एट A1 कुछ V1 है, एंड लिक्विड की वेलोसिटी एट A2 या कहीं इधर ले लेते हैं इज V2, है ना। तो देखो लेट्स अंडरस्टैंड, ये है क्या, V1, ये है क्या, V2। अब यहाँ पे वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ये कौन सा है, A2, और वो क्या हो गया, V2। ये क्या हो गया, A1 V1। खेल को समझो, देखो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। क्या करो,
यहाँ पे ना एक यूनिट वॉल्यूम की इमेजिनेशन करो, ऐसे एक और क्रॉस सेक्शन बनाओ और सपोज करो इसके बीच में जो लिक्विड है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट वॉल्यूम है। अब ध्यान देखो, इस 1 यूनिट वॉल्यूम में क्या एनर्जी है? इस 1 यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू 1 यूनिट, ये 1 यूनिट वॉल्यूम है मैंने, ठीक है ना? इसके बीच में जो बचा है, बताया इसके बीच में जो वॉल्यूम है। तो ये 1 यूनिट वॉल्यूम में कौन-कौन सी एनर्जी है? मैं लिख सकता हूँ ना, एक है इसकी यहाँ की प्रेशर P1, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और प्लस रो जी कितना H। मतलब इस यूनिट वॉल्यूम में इतना प्रेशर एनर्जी है, इतना काइनेटिक एनर्जी है, इतना पोटेंशियल एनर्जी है। दैट सेंस बहुत अच्छा, अच्छी बात है। यहां आया और वही यूनिट वॉल्यूम यहां आकर, वही यूनिट वॉल्यूम जब यहां पहुंचता है, कौन सा? ये वाली जो यूनिट वॉल्यूम है ना, ये फ्लो करके कहां पहुंचती है? यहां पहुंचती है, इस जगह पे। अब इस यूनिट वॉल्यूम के पास कौन सी एनर्जी है? वही प्रेशर एनर्जी, यहां की प्रेशर मान लो P2, और कौन सी एनर्जी है? हाफ रो V2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है, प्लस रो जी एच। अरे वाह, देखो इस यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था। इस अच्छा, ये टोटल एनर्जी एट फर्स्ट है। इस जगह पे प्रेशर एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, ये था टोटल एनर्जी एट सेकंड। एक बात बताओ, ये एनर्जी दोनों जो है कांस्टेंट है ना, ये दोनों एनर्जी तो कांस्टेंट है, ये एनर्जी तो सेम ही होती है, तो एनर्जी सेम होती है तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो जी एच एंड रो जी एच कट जाएगा, तो क्या आएगा? वो आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब इसको समझते हैं, देखो हुआ क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट थी। अच्छा, टोटल एनर्जी में इमेजिन करो, सपोज यहाँ पे ये एनर्जी है बेटा, P1 जो है ना, ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी है यूनिट वॉल्यूम की। तो मान लो ये वाली है, सपोज यूनिट वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी ले लिया थी, मान लो है 10 जूल, मान लो ये है 8 जूल, मान लो ये है 2 जूल, है ना? आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ आते आते हमें पता चला सम कितना हुआ इसका? 10, 8, 18 और 2 20 जूल। इस यूनिट वॉल्यूम की टोटल एनर्जी कितनी थी? 20 जूल। यही यूनिट वॉल्यूम जब दौड़कर यहाँ आया, तो इसकी अब क्या है? प्रेशर एनर्जी मुझे नहीं पता क्या है, बट एक चीज श्योर है कि रोजीएच कितना है? 2 जूल है, मतलब P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 2 जूल, ये कितना है देखा जाए तो 20 जूल है ना? तो कौन सी एनर्जी में चेंज आ रहा है आप देखेंगे तो प्रेशर जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम है। इसमें समझने वाली बात ये है, देखो कि ये जो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर है, यही तो हो गया किसके इक्वल? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो होता क्या है, मान लो इस 2 जूल को अब इग्नोर कर दो क्योंकि चेंज तो हो नहीं रहा है ये 2 जूल। तो आप ध्यान से देखो, तो इस जगह से उस जगह में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है देखो, मान लो कि ये 10 था और 8 था, इनिशियली कितना था? ये 10 था और ये कितना था? 8 था, तो टोटल कितना था? टोटल था 18 समझ लो, ठीक? उसको हटा दिया मैंने, डिफरेंस है ही नहीं उसमें, यहाँ रखोगे तो कट जाएगा वैसे भी। अब ये और ये देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ आते आते क्या आपने नोटिस किया कि वेलोसिटी बढ़ी कि घटी? इस यूनिट वॉल्यूम की वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो बढ़ गई, देखो क्यों? क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो AV क्या हो गई? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटी तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो अच्छा, वेलोसिटी बढ़ गई मतलब V2 इज ग्रेटर देन, ये वाली V2 क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन V1। दैट मीन्स ये वाली एनर्जी इस वाली एनर्जी से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना, हायर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो कौन सी एनर्जी को घटना पड़ेगा? प्रेशर एनर्जी को घटना पड़ेगा। मान लो ये 8 जूल से बढ़ के हो गया, सपोज कितना था सम, ये बढ़ के हो गया 12 जूल, तो इसको बाय डिफॉल्ट कितना होना पड़ेगा? 10 और 8 18 है ना, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 6 जूल, क्योंकि दोनों का सम जोड़कर कितना आना चाहिए? 18 जूल। तो पहले क्या था? प्रेशर एनर्जी 10 जूल था और काइनेटिक एनर्जी कितना था? यूनिट वॉल्यूम में 8 जूल था। अब हमें पता चले कि जब हम इस वॉल्यूम में आए, इस यूनिट वॉल्यूम में आए, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो सपोज 8 से हो गया 12, बट दोनों का सम इक्वल रखना है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो क्या घट गया है? प्रेशर एनर्जी घट गया है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बड़ा प्यारा सा देख,
टेक्निकली देखा जाए दैट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट, कौन सा प्रेशर कम हो गया, देखो तो ये प्रेशर एनर्जी कम हो गया ना, तो दैट इज नथिंग बट डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जितना प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। देखो प्रेशर एनर्जी कितना डिक्रीज किया, 10 से कितना चला गया 6, तो कितना डिक्रीज कर गया 4, तो जितना डिक्रीज किया प्रेशर एनर्जी उतना ही कौन बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी। देखो 8 से कहां जा चुका है 12, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना दैट P1 माइनस P2 इज नथिंग बट K2 माइनस K1। अरे भाई, the decrease in pressure energy of the unit volume is equal to the increase in the kinetic energy of the unit volume। बोले समझने के लिए बात है, समझ में आती है दैट हाँ कि यही यूनिट वॉल्यूम जब यहां दौड़ के चला जाता है तो उस यूनिट वॉल्यूम की जो टोटल एनर्जी है, अभी देखो ये जो चीज है ये तो कट जाता है, रोजीएच और रोजीएच दोनों तरफ से कट जाता है, तो बचता कितना है 18 जूल। चेंज तो 18 जूल में ही आना है, वो 2 जूल में तो चेंज आना नहीं है, तो इसमें चेंज आना है, तो 18 पहले था तो बाद में भी कितना रखना है 18 ही रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो प्रेशर एनर्जी घट जाती है। ठीक है ना, ये बड़ी प्यारी सी बात है। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, अभी बर्नौलीज थ्योरम अगर आपको समझ में आया होगा तो बड़ी अच्छी चीज है। तो बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस होते हैं ढेर सारे, मेनी एप्लीकेशंस आर देयर, विल डू इट स्टेप बाय स्टेप एवरीबॉडी, एवरी एप्लीकेशन। तो एक होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, उसी को टॉरिसेलीज थ्योरम भी बोलते हैं। एक है वेंचुरी मीटर है, अपना पिटॉट ट्यूब है, साइफन है, एटोमाइजर है, डायनेमिक लिफ्ट है, एरोप्लेन्स में होता है। एरोप्लेन कैसे उड़ता है, एरोप्लेन, ठीक है ना, एरोप्लेन्स में, और ब्लोइंग ऑफ हट, घर उड़ जाता है ऊपर, छप्पड़ उड़ जाता है। So that is also Bernoulli's theorem. So these are the applications of Bernoulli's theorem. Out of these all applications, let's try to understand the velocity of efflux, है ना, Torricelli's theorem। तो आओ समझते हैं Torricelli's theorem, बड़ा प्यारा सा थ्योरम है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, इसी को बोलते हैं Torricelli's theorem, है ना। देखो अब बात को समझो, Torricelli's theorem क्या कहता है। लाइक सपोज कोई कंटेनर रखा हुआ है, समझो कोई कंटेनर रखा हुआ है ऐसे ग्राउंड पे, ऐसा कंटेनर है। तो एक बात समझ में आती है, कंटेनर ना इमेजिन करके टैंक, टैंक इमेजिन करो, घर के ऊपर जो टैंक होता है ना उसको इमेजिन करो, और टैंक के साइड में एक ऐसा टैप लगा हुआ है। तो जैसे ही ये टैप खुलेगा तो क्या होगा, लिक्विड नीचे आएगी और इससे लिक्विड बाहर निकलेगी। तो मुझे बताना है कितने स्पीड से लिक्विड बाहर निकलती है अगर इस टैंक की हाइट, अगर इस टैंक की हाइट कुछ स्मॉल h है, ठीक है ना, इस जगह की वेलोसिटी को बताओ, इसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एफ्लक्स वेलोसिटी। किसी टैंक के बॉटम में क्या कर दो, छेद कर दो, है ना, और उस टैंक की बॉटम से जो लिक्विड निकलती है उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने को ही एफ्लक्स स्पीड कहते हैं, ठीक है ना, एफ्लक्स वेलोसिटी। और इसको करते कैसे कैलकुलेट, वेरी इजी, क्या करो, बर्नौलीज थ्योरम लगाओ फ्रॉम दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखना हमेशा बेटा, बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एवरीबॉडी शुड लिसन मी केयरफुली। बर्नौलीज थ्योरम शुड बी अप्लाइड फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिट वॉल्यूम लो और दूसरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिट वॉल्यूम लो, ऐसे चलता है वो, ठीक है ना। तो आई एम अप्लाइंग फ्रॉम A1 टू A2। लाइक सपोज दिस इज द यूनिट वॉल्यूम एट दिस पोजीशन, ये है वो यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे वही ये वाली जब नीचे दबेगा तो वही इधर निकल जाएगा ना, 1 यूनिट वॉल्यूम। ऐसा लगता है कि यही वाली वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम घुसी उतनी वॉल्यूम निकल गया, ऐसा फील होता है ना। सो द सेम वॉल्यूम विच गॉट डाउन, एक्चुअली द सेम वॉल्यूम केम आउट, ऐसा कह सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो 1 यूनिट वॉल्यूम है। अब करना क्या है, इसमें कुछ करना थोड़ी है, लगा दो बर्नौलीज थ्योरम। क्या लगाते हैं, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम फ्रॉम A1 टू A2, है ना, A1 टू A2। तो A1 टू A2 मतलब ऐसे लिखो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये इक्वेशन है। आओ देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो रेफरेंस लाइन है, देखो देख लो यहाँ पे, देखो ध्यान से,
एक बात समझ में आती है, रेफरेंस लाइन के बिना भी काम देखो। हाँ, व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी एट A1 फ्रॉम आउटसाइड? P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 क्या है, ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है? P नॉट ही तो लग रहा है। अच्छा, वेलोसिटी कितनी है? हाफ रो V1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस यूनिट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू दिस यूनिट वॉल्यूम इज हाउ मच? रो जी एच। इसको अगर हम लोग रेफरेंस लाइन ले तो एक बात समझ में आती है दैट H2 इज 0 एंड H1 इज H, है ना? तो H1 की जगह क्या लिख दो? रो जी एच इज इक्वल टू P2। इसको भी बाहर से कौन धकेल रहा है? एटमॉस्फेयर ही तो धकेल रहा है। तो P2 की वैल्यू भी कितनी है? P नॉट है। और P1 की वैल्यू भी कितनी है? P नॉट है। दोनों A1 और A2 को बाहर से कौन पुश कर रहा है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। अच्छा, P2 कितना है? P नॉट प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 कितना है? 0, है ना? उसके रिस्पेक्ट में 0। अभी बड़ी प्यारी सी इक्वेशन आएगी, देख क्या है ये। P नॉट भी कट गया। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये मजेदार चीज है, देखो इस बात को समझो। तो इस वाले यूनिट वॉल्यूम को देखो, इस वाले यूनिट वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें, है ना, इस वाले यूनिट वॉल्यूम को, तो इस वाले यूनिट वॉल्यूम के पास कौन सी एनर्जी है? देखो तो, एक है एक्स्ट्रा। क्या है इसके फ्रेम में? इसके पास कौन सी एनर्जी एक्स्ट्रा है? अगर आप ध्यान से देखें तो एक है काइनेटिक एनर्जी उस यूनिट वॉल्यूम में है, और एक कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो डीएम हाइट पे है ना इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पे जब यही वाली, जब यहाँ से दबती है, लगता है यहाँ से निकल गया, तो इस वाले के पास कौन सी एनर्जी है? ओनली काइनेटिक एनर्जी, है ना? इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दिस A2, दिस हैड पोटेंशियल एनर्जी DMGH, बट इसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज 0। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट कर गई? ओनली काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा समझ में आता है कि ये वाला जब नीचे आया तो क्या हुआ? इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों किस में कन्वर्ट कर गई है? सिंपली इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो ऐसा कुछ हुआ है, देखो। या इसको ऐसे भी सोच सकता है, सोचो कि यहां पे पहले से काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर था। पहले से काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना था? हाफ रो V1 स्क्वायर। जब यहां से यही वॉल्यूम निकला तो कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी? हाफ रो V2 स्क्वायर। सो द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सीखो इन सब चीजों को, ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम, ये आया कहां से? ये आया डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे भाई, यही वाला डीएम जब यहां से निकल रहा है तो उसकी क्या घट रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज है, वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वही लिखा हुआ है, देखो। तो क्या मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट देखो, देखो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। आया कहां से? फ्री में थोड़ी आया है, ये आया है इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले कितना था? रो GH, अब कितना हो गया? 0 हो गया, है ना? इसको हम लिख सकते हैं, ये कुछ हुआ नहीं है, ये K2 माइनस K1, ये हो गया है U1 माइनस U2, एज सिंपल, है ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है दैट टैंक की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होती है? बहुत बड़ी होती है, और ये ऑरिफिस बोलते हैं इसको। चलो, अगर वर्ड मैंने यूज नहीं किया, इस छोटे से छेद को ऑरिफिस भी बोलते हैं। अब एक बात बताओ, ऑरिफिस का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये टैंक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होगा ना? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना दैट A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, या मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1। सो A2 बाई A1 इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब स्मॉल a बाई कैपिटल A इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब A बाई A इज टेंडिंग टू 0। अरे यार, 1 से बहुत छोटा, मतलब A बाई A का रेशियो टेंड्स टू 0। अब ये कहाँ क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? देखो, A1 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बात ये मैं क्यों कर रहा हूं, देखो हमें ये भी पता है दैट बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं A1 V1 इज इक्वल टू
A2 V2, तो A1 कैपिटल ए V1, A2 स्मॉल ए V2। अच्छा V1 क्या हो जाएगा फिर, V1 हो जाएगा A बाई कैपिटल ए V2। अरे यार, बट A बाई A इज टेंडिंग टू, सो दिस इज टेंडिंग टू जीरो, सो V1 विल बी ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। अरे भाई ये बहुत लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ भी नहीं। देख, जैसे आपने इमेजिन किया होगा, देखो आप क्या करो, एक टैंक लो जो ऊपर होता है ना, सिंटेक्स होता है बड़ा सा टैंक, वहां जाओ, देखो ऊपर से खोल दो और नीचे से एक टैप ऑन कर दो, तो टैप से पानी बहुत स्पीड से निकल रहा होगा, बट आप जब टैंक के ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा लगभग पानी स्टैटिक है। व्हेन यू सी द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक, तो आपको लगेगा वो स्टैटिक है, जबकि वो मूव कर रहा है ना, बट उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर भी घसका, सो द वॉल्यूम इन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो बहुत तेजी से वेलोसिटी को निकलना पड़ता है। सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, you will observe that the bigger area of cross section looks almost static, and the smaller, the liquid coming out of the smaller area of cross section looks like liquid moves very fast। तो टैंक के ऊपर आप देखें तो लगभग वो स्टैटिक दिखेगा आपको, ठीक है ना। अब जैसे और भी अच्छी बात बताओ, डैम, डैम देख लो ना, डैम का जो गेट्स खुलता है तो क्या डैम का पानी ऐसे गिरता हुआ नजर आता है आपको? हैव यू एवर सीन दैट डैम वाटर? नहीं, वो लगेगा लगभग स्टैटिक है। क्यों? बिकॉज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डैम is very big, है ना, and the area of cross section from where the liquid is living is very small, so you'll almost see that the dam is looking static। वो make sense है ना, जबकि जबकि एक्चुअली डैम थोड़ा सा घसक रहा होगा, है ना, इस तरीके से। सो दैट इज अ वेरी ग्रेट assumption। तो इससे क्यों किया सर आपने ऐसा? अगर ये assumption हम ले लें तो हम लोग वापस इस इक्वेशन में आएंगे, एक बार और इस इक्वेशन में वापस आएंगे, तो क्या आएगा उस इक्वेशन में? देखो, हम जानते हैं हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज हाफ रो V2 स्क्वायर, और हमें अभी देख लिया क्या कि V1 इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, सो दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट डीएम वॉल्यूम विल बी ऑलमोस्ट जीरो, लगभग जीरो के बराबर होगा। तो क्या होगा, रो GH बिकम्स हाफ रो V2 स्क्वायर, रो रो कट गया, तो V2 कितना हो गया, √2GH। इसी V2 को बोलते हैं एफ्लक्स वेलोसिटी, है ना, इसी V2 को बोलते हैं एफ्लक्स वेलोसिटी। और एक बार मैं फाइनल कमेंट करूंगा बात को समझने के लिए, कि अगेन आप देखें तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा अच्छा लगता है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जस्ट केम फ्रॉम द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज। बट हमें पता चला कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो ऑलमोस्ट जीरो थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो थी, बट फिर भी इक्वेशन तो ठीक ही है ना। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो भी था तो इंक्रीज किसके कारण हुआ, द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट डीएम मास ऑफ द लिक्विड, विच एग्जैक्टली डजंट कम्स एट दैट पोजीशन। एग्जैक्टली वो खुद तो नहीं आता, बट ऐसा लगता है कि सेम डीएम हैज फ्लोन आउटसाइड, क्योंकि जैसे वो अंदर आता है एक उतना ही डीवी वॉल्यूम बाहर निकल जाता है। ये ऐसे अंदर घुसा, ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा है, जैसे समझ लो, हाँ ऐसा है ना। तो देखो ये जैसे ही घुसेगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो जैसे ही ये ऐसे घुसता है, ऐसे निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि यही वाली वॉल्यूम यहाँ निकल गई, ऐसा लगता है कि यही वाली वॉल्यूम जो नीचे आ रही है यहाँ निकल गई, तो ऐसा लगता है कि ये वाली वॉल्यूम जो है टेक्निकली अगर यहाँ निकली है, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, तो वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। दिस इज कॉल्ड द एफ्लक्स वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है ना। विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड आउट ऑफ इट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।